बहुत सुनियोजित साजिश औरतों के खिलाफ यह मनुवाद कर रहा है, जिसमें लगातार यह फीड हो रहा है कि हिंदू औरतों को बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए, 10 करिए, 4 करिए, और ये सारे ऐसे पाखंडी बोल रहे हैं जो खुद परिवार के फ्रेमवर्क से बाहर हैं। अगर सोनी सोरी के साथ यौन हिंसा होती है और सिस्टम उनकी योनि में पत्थर डालता है, जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं और आज की तारीख में भी पूरी बुलंदी के साथ खड़ी हैं, तब जो मिडिल क्लास सेक्शन है उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब बिल्किस के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों को फूलमाला चढ़ाई जाती है, तब आप देखिए कि मिडिल क्लास में उस तरह का आउटरेज नहीं होता, उस तरह का गुस्सा नहीं आता कि नहीं बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। इसी तरह से तीसरी चीज जो मुझे बहुत परेशान करती है कि जब आसाराम छूटता है, जब राम रहीम छूटता है, क्योंकि यहां तो चलिए हिंदू मुसलमान आदिवासी हो गए, मुस्लिम हो गए, लेकिन जो हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या करने के लोग हैं, जिन पर दोष सिद्ध है, जब वो छूटते हैं तब भी उनके खिलाफ क्या एक बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास या वो क्लास जो उनकी शरणम गच्छामी जाता है, उन्हें गुस्सा चढ़ता है? ज्यादा चढ़ता नहीं, ज्यादा खबरें नहीं बनती हैं। महिला सिर्फ और सिर्फ महिला हिंसा या महिलाओं से एक्सक्लूसिव जुड़े हुए मुद्दों पर ही आंदोलन नहीं करती है। महिला मजदूर भी है, महिला देश की नागरिक भी है। शाहीन बाग का आंदोलन सिर्फ मुस्लिम औरतों का मुद्दा नहीं था, वो जमहूरियत का मुद्दा था। हमारे लिए बजट और महिला का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी रसोई कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, इसके बियॉन्ड महिला क्या उपस्थिति नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी और जलेस के इस आयोजन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं जब ये मुद्दा देख रही थी, सुन रही थी, और जिस दिन बात हुई बजरंग जी से, अभी आते समय भी 2-3 लोगों से इनकाउंटर होते हुए यहाँ पहुंची, तो काफी दिलचस्प रहा। उसमें 10 मिनट भी लगा, जाम भी लग गया, क्योंकि अचानक ही शेड्यूल मेरा थोड़ा पहले किया गया था, तो एक कार्यक्रम छोड़कर आई मैं। मुझे ये जो मुद्दा है जेंडर और हिंसा, पहचान, प्रतिरोध और कानून, और खास तौर से जेंडर और हिंसा, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तब पूरी दुनिया में 16 दिन का कैंपेन चल रहा है, ग्लोबल कैंपेन है अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड, और इसे लेकर अलग अलग प्रोग्रामों की श्रृंखला दिखाई देती है अपने देश में भी और दुनिया में भी। 16 दिन का एक्टिविज्म इसे कहा जाता है। इसके प्लस माइनस अपनी जगह हैं और इससे आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं कि 16 दिन में क्या होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ 8 मार्च बनाने से क्या होगा, सिर्फ 1 मई बनाने से क्या होगा, आदि इत्यादि डिबेट बहुत पुरानी है। लेकिन फिलहाल जब हम यहाँ पर हैं तब एक तरह से उस कड़ी का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मुल्कों में अलग अलग समय पर महिलाओं पर जो हिंसा है और बच्चियों पे जो हिंसा है उसके खिलाफ बहुत तरह की आवाजें हैं। उसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअलिटीज हैं जिनको सिर्फ वुमेन और गर्ल चाइल्ड में एड्रेस नहीं किया जाता है, उसकी भी आवाजें हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, लेस्बियन हैं, गे हैं, अलग अलग जो यौनिकताएं हैं, उन यौनिकताओं के साथ जो हिंसा है उस पर भी चर्चा देश में और विदेश में दिखाई देती है। और खास तौर से मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसमें जो नौजवान पीढ़ी है वो काफी जो रूढ़ियां हैं, काफी जो टैबूज हैं, उनको तोड़ते हुए काफी बुलंदी से उन मसलों को, अपनी चॉइस के मसलों को, चॉइस बहुत व्यापक, यानी चुनाव का जो मुद्दा है वो बहुत व्यापक है, जहां पर कपड़ा पहनने से लेकर खाना खाने से लेकर किसके साथ हमें दोस्ती करनी है, किसके साथ हमें जीवन गुजारना है से लेकर हम अपनी पहचान कैसे देखना चाहते हैं, हम कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये सारे सवाल इस समय काफी एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पर। इस क्रम में मैं कहना चाहती हूँ कि जो हाल में जिस पर काफी बहस हुई, तो सवाल है कि जेंडर और हिंसा एक ऐसा सवाल है जिस पर जब
मैं शायद 13-14 साल की होंगी, तब मैंने पहला कॉन्फ्रेंस अटेंड किया होगा, पहली मीटिंग अटेंड की होगी। मेरी परवरिश लखनऊ में है और मेरी माँ महिला एक्टिविस्ट और लेखिका हैं। तो मुझे अपनी स्मृति में याद है कि शायद हाई स्कूल भी नहीं पहुंचे होंगे जब माँ के साथ हम पहली बार गए थे। महिला हिंसा के खिलाफ एक लखनऊ में मीटिंग थी उस समय। तो मैं याद कर रही थी कि तब से लेकर अभी तक कितने आयाम आए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है और निश्चित तौर पे उससे पहले से मुद्दा है, जब मथुरा कांड हुआ, दहेज के लिए जलाया गया और एक देश भर में एक बड़ी खलबली पैदा हुई कि महिलाओं पर हिंसा को हम कैसे चिन्हित करते हैं, कैसे देखते हैं। तो एक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक लंबा इतिहास है भारत में महिला आंदोलन का, और महिला आंदोलन की वजह से और क्योंकि बिल्कुल अलग अलग ढंग से महिला आंदोलन गांव, देहात, शहर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कस्बे, अलग अलग इसके चेहरे और मुद्दे हैं। और इसमें एक जो नया चेहरा और जो नया आयाम जुड़ा 2021 में, वो महिला किसान आंदोलन के मुद्दे थे कि महिला किसान कैसे देखती है, महिला किसान अपनी धमक कैसे दिखाती है। महिला किसान, क्योंकि उससे पहले बतौर पत्रकार, बतौर एक्टिविस्ट, किसान मतलब मर्द है जो मूछ पे ताव दे रहा है, जो हुक्का पी रहा है, जो गुड़गुड़ा रहा है, ठसक के साथ बैठा हुआ है। ये एक इमेज जाती थी। तो आप देखिए कि पिछले 5 सालों में 2 बहुत अहम चीजें हुई। एक तो जो किसान आंदोलन हुआ, और उस किसान आंदोलन में जो महिला किसानों ने अपनी भूमिका और अपनी दावेदारी ठोकी, वह भी ऐतिहासिक है। जहां पर यहां से कुछ ही दूर जंतर मंतर पे पहली बार महिला किसान संसद लगी, और तमाम पत्रकारों को बहुत मजबूर होकर मैंने तमाम लोगों को देखा कि महिला किसान नेताओं से बात करने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ा मेंटली, क्योंकि वो मेंटली ट्यून थे कि पुरुष है भाई, मर्द से गए, टिकैत जी से बात की, इनसे बात की, सुरजेवाला से बात की, इनसे बात की, कहानी खत्म हो गई, है ना। तो आप देखिए कि एक तो ये डेवलपमेंट, और ये इसलिए संभव हुआ देश में, जिसका जिक्र अभी किया उन्होंने, वो भारत में पहली बार हुआ कि मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी, और मुस्लिम महिलाओं का बाहर आना, शाहीन बाग आंदोलन जो शुरू हुआ, वह भी एक इमेज तोड़ने वाला था। मतलब ये महिला आंदोलन में अभी तक कभी नहीं हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिला का नेतृत्व हो, क्योंकि महिला मुस्लिम मुद्दों पे जब भी बात कीजिए, जब भी आप देखिए, आज की तारीख में भी जितने टीवी डिबेट्स आप देखिए, मुस्लिम मतलब आपको एक मौलाना मिल जाएंगे जो टोपी लगाए होंगे, जिनकी दाढ़ी ऐसी होगी, जो यहां तक का पैजामा पहनेंगे। यानी एक टाइप हमने सेट कर दिया है, मुस्लिम यानी क्या। उस टाइप को ध्वस्त किया शाहीन बाग की औरतों ने, और तकरीबन मैं अपने सीमित संसाधनों के जरिए 12 राज्यों में मैंने जाकर शाहीन बाग जो अलग अलग चल रहा था उसे देखा, और उस ताप को महसूस करने की कोशिश की कि ऐसा फाइनली क्या हुआ। क्या ये कोई महिला मुद्दा था जिससे महिलाएं आई? क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे ही कोई बजट आता है, कोई चीज होती है, खास तौर से बजट, है ना, हमें एज अ जर्नलिस्ट, जब मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट थी, नवारा टाइम्स ही दूर पास ही में उसका ऑफिस, तो हमें ये समझाया गया था कि जैसे ही बजट आता है तो आपको 5-6 महिलाएं तैयार रखनी है, और पूछना है कि उनके किचन में कितना फर्क पड़ेगा, उनका बजट कैसा होगा, है ना। तो यानी हमारे लिए बजट और महिला का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी रसोई कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, इसके बियॉन्ड महिला क्या उपस्थिति नहीं है, है ना। अभी भी देखिए ऐसा ही होता है, लोग जाते हैं, अच्छा रसोई गैस सस्ता हुआ, आपको घर चलाना सस्ता, यानी आप मान लेते हैं कि महिला यानी घर चलाने वाली, नौकरी करने वाली महिलाओं से भी पत्रकार इंटरव्यू करेंगे तो भी वो यही पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आप अध्यापक हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, आपके और मुद्दे हैं। या तो बच्चे हो जाएंगे या रसोई के सामान की दाल, और मर्दों से कभी नहीं पूछा जाएगा, मानो मर्द बेचारे खाते नहीं है और घर में सामान लाते नहीं है ना। तो ये जो सारे टैबूज हमारे दिमाग में हैं, उन टैबूज को तोड़ने वाले ये जो 2 आंदोलन पिछले 5 सालों में हुए, और वो भी उस समय हुए जिस समय शासन के खिलाफ आंदोलन करना तकरीबन बहुत मुश्किल, एक बड़ा खौफ का माहौल था। अगर शाहीन बाग का समय आप याद कीजिए, उस समय मोदी जी आए थे, और
बहुमत था और जलवा था उनका, उस समय औरतें, और वो भी मुस्लिम औरतें, और तमाम पत्रकार और तमाम मीडिया वाले, तमाम बुद्धिजीवी, इस दिल्ली की बात कर रही हूं, दूर की बात नहीं कर रही मैं, तमाम बुद्धिजीवी इंक्लूडिंग लेफ्ट एक्टिविस्ट, उन लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल था, ये औरतें अपने आप ही आई हैं या कोई पीछे से है? कोई तो होगा, वरना ये औरतें कैसे बाहर आ जाएंगी अपने आप? क्या इनकी पॉलिटिक्स है? कौन, किसने इनको पॉलिटिकली ट्रेन किया है? तो आप देखिए कि जैसे ही महिला अपनी दावेदारी करती है, तो उसके इंटेंशन पर, उसके पृष्ठभूमि पर, और इसीलिए तमाम तरह के हमले भी शाहीन बाग पर बहुत प्रचंड हमले हुए। मतलब ऐसे हमले मुझे याद नहीं पड़ता है, पिछले 25-30 साल से मैं जर्नलिस्ट हूं, इस तरह के बर्बर, निर्मम, नंगे हमले किसी मूवमेंट पर सिस्टम ने पूरे के पूरे कराए हों, ऐसा नहीं दिखाई देता। और मेरे लिए वह भी हिंसा है, हिंसा का एक बड़ा रूप है, जहां पर आप एक महिला को जो मूवमेंट में जुड़ी हुई है, जा रही है, बैठ रही है, आप उसे ही विलन बनाने में, उसे बिकी हुई औरत बनाने में, यही काम उन्होंने किसान आंदोलन में जुड़ी महिलाओं के साथ किया। तो ये जो दो दावेदारियां हैं, दरअसल ये महिला के प्रतिरोध के स्वर को बताती हैं, और यह भी बताती हैं कि महिला सिर्फ और सिर्फ महिला हिंसा या महिलाओं से एक्सक्लूसिव जुड़े हुए मुद्दों पर ही आंदोलन नहीं करती है। महिला मजदूर भी है, महिला देश की नागरिक भी है। शाहीन बाग का आंदोलन सिर्फ मुस्लिम औरतों का मुद्दा नहीं था, वो जमहूरियत का मुद्दा था, वो एक वाइडर इशू कि हमारा मुल्क कैसा रहेगा, सेकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मुद्दा था। नागरिक कौन होगा, ये मिट्टी दस्तावेज हमारा, और इकलौता ऐसा मूवमेंट था भारत के इतिहास में अभी तक जिसमें नॉन दलित पार्टिसिपेशन ने अंबेडकर को अपना हीरो बनाया, नॉन दलित मूवमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना हीरो बनाया। किसी उससे पहले किसी मूवमेंट में आप देखिए, जितना मैंने शोध किया है, कहीं दिखाई नहीं देता। पहला मूवमेंट है जहां सबसे बड़ा कवच आपका, चाहे आप देवबंद में जाइए, चाहे केरल जाइए, चाहे कर्नाटक जाइए, कहीं पर जहां मूवमेंट हुआ, प्रियम्बल वाज देयर, दैट वाज द बिगेस्ट टूल, एंड दैट वाज इवॉल्व्ड कहां से? आपका जो एक सामूहिक चेतना है, जो आपको लगता है कि बचाने की चीजें क्या हो सकती है, क्या नए औजार, क्या नए टूल्स हो सकते हैं मूवमेंट के, उसे इन दोनों आंदोलनों ने जबरदस्त ढंग से दिया। ग्राफिटीज चाहे शाहीन बाग के समय हो, या अगर आप किसान आंदोलन में, अगर पता नहीं गुलाब कौर नाम का जो गांव बना था, अगर आप उसकी याद करें, तो वहां पर भी दिखाई देता है कि गुलाब बीबी कौर के नाम पर, पहला मैंने भी जाना, उससे पहले कभी नहीं जाना कि गुलाब बीबी कौन थी, गुलाब कौर कौन थी। पहली बार पता चला कि हाँ, गुलाब कौर एक इतिहास में रही, और इतिहास के पन्नों से निकाल के लाया गया। इतिहास के पन्नों से सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख को लाया गया, लाइब्रेरीज बनाई गई, उनके नाम पे लाइब्रेरी बनी। तो ये जो एक प्रतिरोध के स्वर हैं, ये जो एक नई तस्वीरें हैं, जो दरअसल एक औरतों की जद्दोजहद और उनके इस मुल्क से प्रेम को रिफ्लेक्ट करती हैं, जमीन से, जमीन के मुद्दों से, किसानी के मुद्दों से उनके प्रेम को रिफ्लेक्ट करती हैं। इनके बारे में जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी, उस तरह की चर्चा कम हुई, क्योंकि कई तकलीफ है इस मुद्दे पे। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगी कि एक तरफ ये है, मेरे लिए जो आज की महिला है, आधुनिक महिला है, भारत की जो महिला है, वो इन फ्रेमवर्क्स में दिखाई देती है जो लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो लड़की दिखाई देती है जो उत्तराखंड से लेकर, दिल्ली से लेकर पटना तक सड़क पर उतरती है पेपर लीक के खिलाफ, प्रोटेस्ट करती। मैं पटना में गई और मैं जिस तरह से वहां पर लड़कियां इतनी रात में, रात के 2 बजे 3 बजे तक सड़क पर उतर के सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और एक दूसरे ढंग का साझा दे रही थी मूवमेंट में, वो एक वुमेन असर्शन का हिस्सा दिखाई देता है, जो ब्रॉडली वुमेन डिस्कोर्स में नहीं शामिल होता है। तो एक चीज तो मुझे लगता है कि ये एक जो छवियां हैं, और इनके बरक्स देखिए लड़ाई किससे है। सवाल ये भी है कि हिंसा, हम जो उद्वेलित होते हैं महिला हिंसा के रूप में, उसमें अगर यौन हिंसा है तो गुस्सा बहुत चढ़ता है, चढ़ना चाहिए। बर्बर यौन हिंसा,
जो लगातार बढ़ रही है, रेप कितने मामले बढ़ रहे हैं, अभी जो डेटा आए हैं उसमें आप देखिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, तमाम सारे के सारे नैरेटिव्स हैं। लेकिन हिंसा क्या सिर्फ और सिर्फ बलात्कार, यौन हिंसा, छेड़छाड़ ही है, एसिड फेंकना ही है, जलाना और मारना ही है? तो आप देखिए कि ये जो नैरेटिव है ये आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमें गुस्सा चढ़ता है इसके खिलाफ कि किसी महिला, किसी लड़की, किसी बच्ची के ऊपर अगर बलात्कार होता है तो आप एजिटेट हैं, आप आंदोलन करने जाते हैं, आप सड़क पर उतरने जाते हैं और आप वहां पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हैं। हालांकि वहां पर भी गुस्सा सेलेक्टिव होता है। अगर सोनी सोरी के साथ यौन हिंसा होती है और सिस्टम उनकी योनि में पत्थर डालता है, जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं और आज की तारीख में भी पूरी बुलंदी के साथ खड़ी हैं, तब जो मिडिल क्लास सेक्शन है उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब बिल्किस के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों को फूलमाला चढ़ाई जाती है, तब आप देखिए कि मिडिल क्लास में उस तरह का आउटरेज नहीं होता, उस तरह का गुस्सा नहीं आता कि नहीं बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। इसी तरह से तीसरी चीज जो मुझे बहुत परेशान करती है कि जब आसाराम छूटता है, जब राम रहीम छूटता है, क्योंकि यहां तो चलिए हिंदू मुसलमान आदिवासी हो गए, मुस्लिम हो गए, लेकिन जो हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या करने के लोग हैं, जिन पर दोष सिद्ध है, जब वो छूटते हैं तब भी उनके खिलाफ क्या एक बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास या वो क्लास जो उनकी शरणम गच्छामी जाता है उन्हें गुस्सा चढ़ता है? ज्यादा चढ़ता नहीं, ज्यादा खबरें नहीं बनती हैं, बहुत आराम से हम भी थोड़ा डरे रहते हैं। लोग समझाते हैं कि अरे राम रहीम के खिलाफ अगर वीडियो किया तो क्या हो सकता है। मैंने 2 वीडियोस किए तो कई दोस्तों ने बोला कि अरे वो बड़ा खूंखार आदमी है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जितना खूंखार है वो तो सामने दिखाई दे रहा है कि सारे लोग चुप हैं और वो केक काट रहा है, 15 अगस्त को उसका जन्मदिन मनता है। तो आप देखिए कि बाकी जगहों पे जहां पर हंगामे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स चलते रहते हैं, हिंदू बेटी, हिंदू बेटी, हिंदू बेटी, जब हिंदू बेटी का बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला अगर हिंदू संत हो जाता है, तब समाज में उस तरह की खलबली नहीं पेश होती। अगर वह दलित और मुसलमान महिला है तब और भी ज्यादा नहीं होती। एक और हिंसा जो और ज्यादा भयानक है, वो अभी आप सबने सुना होगा, मुझे लगता है सब लोगों ने अभी रामभद्राचार्य को सुना ही होगा, है ना? सबने सुन रखा है रामभद्राचार्य, द ग्रेट डेफिनेशन ऑफ वाइफ। सबने सुनी? कितने लोगों ने सुन ली है? हाँ, नहीं सुनी? तो द ग्रेट रामभद्राचार्य, जो अपने को धर्म गुरु और जगत गुरु कहता है, जिसे द ग्रेट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी साहित्य का पुरस्कार उसे भी मिल चुका है, रामभद्राचार्य, उसने वाइफ की डेफिनेशन दी अभी। और उसने वाइफ की डेफिनेशन दी, कोई बता सकता है क्या? किसी को याद है? प्लीज बताइए। वंडरफुल, W यानी वंडरफुल, इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट। ये डेफिनेशन वह देता है, पब्लिक में देता है। और अगर आप जाइए तो उसके इस वीडियो को, उसके इस बाइट को देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। ये जो हिंसा है औरतों के खिलाफ, ये भयानक बर्बर मनुवादी हिंसा है। दरअसल यही है मनुवाद रिटर्न या मनुस्मृति रिटर्न, जहां पर एक शख्स की, जिसे ज्ञानपीठ मिला है, मतलब वो तो ज्ञानपीठ वालों को भी पैर पूजने चाहिए कि कितना जबरदस्त उसने दिया। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ लोग बायकॉट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी जगत में कई बार पुरस्कारों को लेके लोग सोचते हैं कि अरे हमारा नंबर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, आदि इत्यादि डिस्कशन चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा शख्स पब्लिक में आकर 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले मुल्क में, इससे आगे पीछे भी वो बहुत गंदी बातें बोलता है वाइफ के बारे में कि बहुत खतरनाक होती है, ये होती है, वो होती है। लेकिन यह जो उसने डेफिनेशन दी है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट, वाइफ है, यानी मनोरंजन का एक अद्भुत खिलौना है। और आप देखिए कि यह जो हिंसा है, जो महिलाओं का एक क्लासिफिकेशन करने की योजना है, और इसके जरिए यह बताने की जरूरत करते हैं, क्योंकि वो बहुत सी चीजें बात करते हैं, वो अयोध्या बात करते हैं,
मोदी जी का धर्म ध्वजा फैलाने की बात करते हैं। ये जो खतरा इस समय है, जब 2025 में हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कानून हैं, जो भी हमें राइट्स मिले हैं, उन राइट्स को एक चक्कर के साथ, आप सबने देखा होगा अयोध्या में 25 नवंबर को द ग्रेट धर्म ध्वजा फहराई गई। कितने लोगों ने वीडियो देखा बताइए तो? मोहन भागवत जी के साथ देश में एक ऐतिहासिक घटना घटी ना, बस इतने ही लोगों ने देखा, बाकी लोगों ने देखा नहीं? सबने देखा ना। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उसका कनेक्शन रामभद्राचार्य के इस स्टेटमेंट से है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, गूगल मैया हम सबके पास है। तो आप देखिए कि उसमें जो चक्र घूमता है फ्लैग को खोलने वाला, उसमें पहला हाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है और उनके पीछे वाला हाथ हमारे परम पूजनीय सदा विस्मरणीय विश्व गुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है ना। ये दरअसल ये जो खतरा है इस देश में, और 25 तारीख हमें वैसे भी याद रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि 25 तारीख को ही 76 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट को क्लोज किया था। कॉन्स्टिट्यूशन पर जो डिबेट चल रही थी उस पर एक ऐतिहासिक भाषण उसी 25 तारीख को 76 साल पहले, जब मैं यह पूरा चक्र देख रही थी ऐसे घूमने वाला, तब मुझे याद आ रहा था कि वाकई देश का जो चक्र है वो कैसे पीछे घूम रहा है। और ये जो खतरा हम औरतों के ऊपर है, और आजकल मुझे ये टर्म यूज करना पड़ता है जो कि मेरी शब्दावली में कभी नहीं रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा हम ग्रेट कोट अनकोट हिंदू औरतों के ऊपर है। और कनेक्शन यह है कि बहुत सोच समझकर ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की धज्जियां उड़ाई थी, जलाया था, और जलाने से भी बड़ी बात रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखा था, और उसमें यह बताया था कि किस तरह से यह जो मनुस्मृति है यह हम औरतों की, बाकी सबकी हो कि ना हो, लेकिन हम औरतों के लिए गुलामी की जंजीर है जिसे तोड़ना जरूरी है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये जो रिटर्न ऑफ मनुवाद है, ये जो हिंदू राष्ट्र का एक इतना मतलब खतरा कहिए, हम ऑलरेडी रह रहे हैं, इसमें कहिए डिबेट करने की जरूरत नहीं है। महसूस हो रहा है, हम सब जानते हैं, सारे लोग जो है बेहतर ढंग से हम समाज का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन महिला और हिंसा पे बात करते हुए अगर हम इस हिंसा की बात नहीं करेंगे जो यहां पर हो रही है दिमाग में, जो हमें रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ मनुस्मृति में भला था, सब कुछ वर्ण व्यवस्था में भला था, सब कुछ पहले भला था, इसमें मुझे लगता है हम औरतों को यह उठकर कहना होगा, तमाम नौजवान साथियों को उठकर कहना होगा, मर्दों और पुरुषों को उठ के कहना होगा, नो, पहले अच्छा नहीं था। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आजादी दी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की औलादें हैं, हम मनुवाद की, मनुस्मृति की, या किसी भी धर्म की औलाद आप बाद में बन जाइए, लेकिन सबसे पहले जो गाइडिंग फोर्स है, जो बचाने वाली ताकत है, जिसे मूवमेंट भी फील कर रहा है, वो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसकी ठोस वजह यह है कि कम से कम वो ये नहीं पूछता है कि आप जीन्स पहनी है, मैं यहां पर सूट पहनी हूं, आप साड़ी पहनी है। ये अधिकार हमारे पास है कि हम क्या पहन के जा रहे हैं। हम कितने बच्चे, आप ध्यान से देखिए, बहुत सुनियोजित साजिश औरतों के खिलाफ यह मनुवाद कर रहा है, जिसमें लगातार यह फीड हो रहा है कि हिंदू औरतों को बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए, 10 करिए, 4 करिए, और ये सारे ऐसे पाखंडी बोल रहे हैं जो खुद परिवार के फ्रेमवर्क से बाहर हैं। देखिए, दो चीजें बहुत सुनियोजित ढंग से हुई हैं जिसका जिक्र मैं करना चाहती हूं। एक चीज ये एस्टैब्लिश कर दी गई है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में और समाज में कि जिस आदमी की शादी नहीं हुई है, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो, वो भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे? कौन है उनका? कोई तो परिवार का नहीं है। मानो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है वो
अपने परिवार के लिए करता है, यानी जो परिवार करने वाला व्यक्ति है वो भ्रष्ट है। और इससे बड़ा झूठ आप कहीं रच नहीं सकते हैं। लेकिन ये बहुत सुनियोजित ढंग से औरतों के पीछे, क्योंकि मर्द बेचारा क्यों भ्रष्टाचार करेगा? क्योंकि उसकी औरत चाहती है, वह लालची है, वह पैसा मांगती है। ये मैं आपको वो बता रही हूं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे मेरे पास मैसेज पहुंचते हैं, आपके पास भी पहुंचते होंगे, और ये बहुत दूर से नहीं, हमारे इमीडिएट घर परिवार वालों से पहुंचते हैं, जोक्स में पहुंचते हैं। लेकिन आप देखिए एक औरतों के खिलाफ कितनी भीषण नफरत फैलाई जा रही है। इस हिंसा के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। जहां एक कामकाजी औरत को, अभी हाल फिलहाल चला है ना बहुत मजेदार, नीले ड्रम वाली औरत, हनीमून पर ले जाकर मर्डर करने वाली औरत। अब आजकल लोग बात करते हैं, मेरे साथ जो नौजवान पत्रकार मिलते हैं वो कहते हैं कि अब तो बड़ी मुश्किल है मैम, शादी करने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मैंने कहा अरे वाह 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 क्या बात है। मैंने कहा चलो अच्छा है तुम भी देख लो, पहले तो हम ही देखते रहते थे कि मर्द क्या करा। लेकिन आप देखिए जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीजें प्ले की जा रही हैं कि आज की औरत कितनी बड़ी खलनायिका है, उसको एम्बिशन है, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई, मानो कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अब राधा और कृष्ण के प्रेम में तो मोदी जी कल मोर मुकुट लगाए हुए थे, वहां तो कृष्ण और राधा का प्रेम पवित्र है। लेकिन यहां पर हमारे इर्द गिर्द अगर जब प्रेम होता है तब आप देखिए कि किस तरह की इमेज आती है। तो एक औरत जो खुद मुख्तार है, जिसके पास यह पावर है कि वो अपना प्रेमी, अपना कैरियर, अपना प्रोफेशन चुन सके, उसे एक विलेन के तौर पर पेश करने के लिए सुनियोजित ढंग से साजिश है। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी, क्योंकि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, हर मोर्चे पर उसे काउंटर करना जरूरी है। यह एक बहुत बड़ी साजिश औरतों के खिलाफ है, जहां नौकरी पेशा औरत को, अपनी मर्जी रखने वाली औरत को एक विलेन के तौर पर आप पेश करते हैं। दरअसल जो हमें बराबरी का अधिकार दिया गया है उससे आप विड्रॉ करते हैं। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि जिस तरह से यह पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू औरतें, हिंदू खतरे में है, मतलब यह भी देश में चमत्कार है कि 80% पॉपुलेशन होने के बावजूद हम ही खतरे में हैं। और औरतों के ऊपर ही, हमारी योनि के ऊपर ये दबाव है कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करें और ज्यादा बच्चे पैदा करके किसी तरह से ये जो बेचारा खतरे में पड़ा हिंदू है इसे बचा ले। और इस तरह से आप देखिए कि मोहन भागवत का स्टेटमेंट कि औरत को कैसे घर देखना चाहिए, प्रायोरिटी देखनी चाहिए, और उसके बाद एक क्रोनोलॉजी आपको दिखाई देती है जिसमें परम पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है। उसकी हिम्मत होती है बोलने की कि जिस औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं है वह एक ओपन प्लॉट है और उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है, और सब लोग तालियां बजाते हैं। ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, दरअसल यह एक एंटी वुमेन माहौल है। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है स्थापित करने के लिए उन्हें हमारी योनि चाहिए और हमारी सबमिसिव स्थिति चाहिए, जहां पे औरतें चैलेंज ना कर सके। पवित्रता कैसे आएगी? पवित्रता का सारा खेल तो हमारी वेजाइना पर ही खेला गया है ना। इसलिए ये जो शत्रु हैं, जो हमारे आसपास के शत्रु हैं, जिनको हम कहीं से भी कानूनी रूप से भी चैलेंज नहीं करते, जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, हम और आप कुछ और बात करें तो एफआईआर पर एफआईआर हो जाती हैं, लेकिन इतनी घनघोर महिला विरोधी बातें करने वाले तमाम संत महात्मा जिनकी इस समय खेती हो रही है, जबरदस्त मशरूम की तरह वो पनप रहे हैं, आप देखिए इनके खिलाफ आउटरीच नहीं है। और यह आउटरीच ना होने से होता है, हम भी सोचते हैं कि कौन सर फोड़ा है, गंदगी हो जाएगी, लेकिन मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगी कि हम सबको इस तरह के जो विचार हमारे आसपास आ रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, हमारे फेसबुक पे आ रहे हैं, हमारे महिलाओं के ग्रुप में आ रहे हैं, हमारे घर खानदान में आ रहे हैं, इनको ना कहना, इनको काउंटर करना अगर हमने नहीं शुरू किया तो जिस तरह से ये नफरत की खेती हो रही है, जॉम्बीज पैदा हो रहे हैं, ये हम सबको खा जाएंगे, कोई बचेगा नहीं यहां पर। अभी हम सोचते हैं कि कुछ लोग निशाने पर हैं तो काम चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर
मुझे जो जेंडर और हिंसा है, पहचान जो हमारी संकट में है, प्रतिरोध के जो स्वर है और जो कानूनों का इस्तेमाल है, उस पर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबसे गुजारिश है, महिलाओं के हक में जो कानून बने हैं उनके खिलाफ साजिशें सबसे तेज हैं और कोर्ट में चल रही हैं सबसे ज्यादा। जेंडर का कानून हो, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून हो, दहेज का कानून हो, आप बात करके देखिए। अदालत के भीतर मैंने 3 केसेस हाल में कोर्ट में खड़े होकर सुने हैं और वहां पर माहौल ऐसा लग रहा था कि दहेज वाले मामले माननीय न्यायाधीश महोदय के मुख से सुनते हुए मुझे लग रहा था कि वो यहां पर बैठा हुआ है उनके दिमाग में कि जो भी महिला दहेज का केस करती है वो फर्जी होता है। और ये दिल्ली की बात है, दूर दराज की भी बात नहीं है। दूसरे मामले में जहां डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वहां पर भी आप देखिए कि किस तरह से, हम सब जानते हैं कि इन तमाम में केसेस कितनी मुश्किल से दर्ज होते हैं और केसेस दर्ज होने के बाद जो निपटारा है, जो फैसले हैं, वो कितने और भी मतलब उसका तो रेट ही बहुत डिसमिल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बहुत मुश्किल से हम औरतों ने बहुत मुश्किल से ये कानून पारित करवाए, जहां पे आपको प्रॉपर्टी का राइट मिला, जहां पर आपको जो बाबा साहब हिंदू कोड बिल में उस समय दे रहे थे, वो 2012 में हमें प्रॉपर्टी राइट मिल पाया, पैतृक संपत्ति में जो औरतों का अधिकार है। लेकिन इन सब के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर यह माहौल बनाया जा रहा है, जिसे चैलेंज करना जितना हमारा काम है, उससे ज्यादा जो जेनजी है, जो नौजवान है, उसका जिम्मा है कि हमें यह बताना कि यह कानून कितने जरूरी और कितने आवश्यक है। इनके खिलाफ जो माहौल बनाने वाली ब्रिगेड है, उसको अगर हमने चैलेंज नहीं किया, हमने लिखा पढ़ा नहीं। और मेरी आखिरी दरख्वास्त यही है कि हम जिसे सच समझते हैं उसके पक्ष में खड़ा होना और उसके पक्ष में खड़ा होकर पब्लिक को बताना कि हम खड़े हुए हैं बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी गिनती उसी साइड में होगी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि सामने खामोशी है। खामोश रहना दरअसल अपराधियों के साथ खड़ा होने के बराबर है मेरी समझ में। और एक इस तरह की बाबाओं के ऊपर जब कार्रवाई होती है, अगर आपको याद हो, मैं तो एज अ जर्नलिस्ट कवर करने गई थी जब राम रहीम की गिरफ्तारी थी, तब सबसे ज्यादा जो आगे आए थे उसको रोकने के लिए गिरफ्तारी की, वहां पे महिलाओं की ब्रिगेड आई थी। तो जो एक अफीम की तरह चटाया जाता है आस्था का स्वरूप, उसमें हमें दिखाई देता है कि इस तरह से उनके फॉलोअर्स के रूप में सबसे ज्यादा सामने आते हैं। और जो माहौल है आसपास का, उसमें इसी तरह का माहौल बनाया जाता है कि ये अलग है, इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो भगवान के रूप में आप उनको स्थापित करते हैं। और इसको स्थापित क्योंकि पॉलिटिकल पावर के साथ, मतलब ऊपर से हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा। जब हम आसाराम के साथ देखते हैं कि भाई सीएम बात कर रहे हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री सत्य साई बाबा के प्रोग्राम के लिए गए थे, द्रौपदी मुर्मू जी गई थी सत्य साई बाबा के लिए, और जबकि कई तमाम और सवालों के बावजूद जिस तरह का अंधविश्वास फैलाते थे, मैं जब पढ़ रही थी तब हमें इस तरह की ट्रेनिंग्स और इस तरह के मीटिंग्स में जाने का, देखने का मौका मिलता था कि नहीं, आप भभूत ऐसे नहीं निकाल सकते, आप चेन ऐसे नहीं फेंक सकते, ये सारा का सारा एक फ्रॉड है। लेकिन आज देखिए, तकरीबन 20-25 साल बाद अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है, कोई बाकी चीजों को हम छोड़ भी दें, जो बाकी उन पर आरोप लगे या इस तरह के बाबाओं के जो बाकी आरोप लगते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि जो देश को चलाने वाला शख्स है वो बता रहा है कि उनका कितना योगदान है, जबकि देश में एक रैशनैलिटी, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपको तर्क के हिसाब से अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास फैलाने वालों की जो फॉलोइंग्स है, और ये एक वाकई बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए उनके टारगेट में औरतें, फॉलोअर्स में कौन है, कावड़ कौन लेकर जाते हैं, कौन कौन सा सेक्शन है समाज का जो जा रहा है, और उन तक हम कैसे पहुंचते हैं, कि बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मीडिया में वो कभी विलेन नहीं बनते। अगर आप देखिए कि कितनी खबरें आती हैं, कई खबरें नहीं आती। कुंभ होता है, कुंभ में आसाराम बापू का द्वार बनता है, एक बलात्कारी का द्वार बने और उसे धर्म का काम कहा जाए, ये तो
देखिए अब किसके अंदर हिम्मत है कि जो चैलेंज करेगा। तो जो लोग वहां जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ आसाराम बापू ने अच्छा ही काम किया होगा, पुण्य का काम किया होगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे दौर की है। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो पहला बात ये कि महिलाओं को औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना, महिलाओं का इस्तेमाल करना। तो मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम महिला की बात करते हैं तो महिला कोई मोनोलिथिक एक खांचा नहीं है ना। महिलाओं में भी अलग अलग आपकी जातियां हैं, वर्ग हैं, इंटरेस्ट हैं। इसका ध्यान भी हमें जरूर रखना चाहिए कि हम जब महिला बात करते हैं तो नीता अंबानी भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, यहाँ पे तमाम लोग जो बैठी हैं वो भी महिलाएं हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी महिला हैं, शाहीन बाग में काम करने वाली वो भी महिला है। तो महिलाओं की रेंज अलग है। और दूसरी तरफ महिलाओं को हिंसा के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने की एक पुरानी परंपरा रही है, जिसका पॉलिटिकल इस्तेमाल सबसे ज्यादा 2002 का जो गुजरात जेनोसाइड हुआ था, जब कत्लेआम हुआ था, वहां पे देखने को मिला था, जहां महिलाओं का इस्तेमाल इस तरह से किया गया था कि जब पुरुष बलात्कार कर रहा है तो महिलाएं उसमें किस तरह से भूमिका अदा कर रही हैं। और वो अपने आप में एक बहुत ही मतलब व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए एक बहुत ही खौफनाक अनुभव था वो सारी टेस्टिमनीज सुनना, देखना, वहां ग्राउंड से जाके रिपोर्ट करने का। तो ये एक स्टेट ऑपरेटर्स रहता है, बहुत समय से रहा है। जाति के लिहाज से हमें दिखाई देता है जब दबंग जातियों के मर्द जाते हैं दलित जातियों की महिलाओं से बलात्कार करने, तब भी उस जाति की महिलाएं उनको डिफेंड करती हैं। और इसको लेकर अनगिनत कहानियां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु हर जगह पर हमें दिखाई देती है, क्योंकि वहां जो गाइडिंग फोर्स है वो आपका कास्ट है, रिलीजन है, और उस लिहाज से काम होता है। तो ये एक समझना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ जो उनका सवाल था कि किस तरह से आपने कहा कि जो कानून है उनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और क्यों नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं कि धीरे धीरे जो मैंने कहा भी कि महिलाओं को संरक्षण देने वाले जो कानून हैं उन्हें लेकर एक बड़े पैमाने पर निगेटिव प्रचार है। और इसकी सबसे जीती जागती मिसाल है कि देश में लगातार लड़कियों की संख्या कम हो रही है। इस देश को सबसे बड़ा लड़कियों की हत्या करने वाले देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। भारत इकलौता देश है जो कन्या भ्रूण हत्या में इतने टॉप नंबर पर है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका सीधा रिश्ता लड़कों को प्रायोरिटी जिस तरह से होती उसमें। लेकिन आप देखिए कानून है, आप जब एक बार ग्राफ आता है, पहले तो मीडिया में चर्चा भी होती थी, अब वो चर्चा भी नहीं होती है कि अरे दिल्ली में इतनी बच्चियां मारी जा रही हैं, हरियाणा में इतनी मारी जा रही हैं, गुड़गांव सबसे ज्यादा लाल है। लेकिन उस पर हम बात भी नहीं करते, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो मनुवाद की आइडियोलॉजी है। तो उसमें लगता है कि नहीं भाई 4 लड़के तो होने चाहिए, एक सेना में जाना चाहिए, एक यहाँ जाना चाहिए, सब प्रचार वही चल रहा है, लड़कियों को काउंट नहीं करते। तो आप एक तो ये देखते हैं कि इसकी वजह मुझे जो दिखाई देती है वो है। आपका सवाल सॉरी मैं भूल गई जो आपने पूछा था। मेरा सवाल यह था कि जो मौजूदा सरकार धर्म का प्रचार जी हाँ, तो दूसरा जो सवाल है उसमें जवाब अपने आप ही में निहित है कि अभी तक देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ताके पे रख दिया गया, जैसे देवियों महिलाओं को ताके की देवियां बना देते हैं उसी तरह से रख दिया गया। और धीरे धीरे तकरीबन एक बात तय मानी जा रही है, और जो इस समय मैंने जानबूझ के बहुत सी चीजों का चर्चा नहीं किया क्योंकि समय कम था, जैसे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, सर्च चल रहा है, जो एक मेरे लिहाज से एनआरसी और सीए का एक्सटेंडेड रूप है। तो आप देखिए कि सब कुछ करने के बावजूद जो घुसपैठिया शब्द जैसे ही आता है उसका मतलब होता है कि हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। उसमें हम ये नहीं बात करते कि नेपाल से कोई हिंदू आया है कि नहीं, या बांग्लादेश से कोई हिंदू आया है कि नहीं, बात होती है। तो दरअसल अघोषित ढंग से स्टेट ने अपना रिलीजन अनाउंस कर दिया, और धीरे धीरे तमाम जगहों पे तभी मंत्री और संतरी ये बोलते हैं, गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं उनका बयान आता है कि, और उनके साथ साथ बाकी लोगों का बयान आता है कि ये जो मुसलमान हैं इनको जब वोट नहीं देना होता है, लेकिन ये क्यों फ्री का अनाज चाहेंगे, जबकि वो स्टेट की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। स्टेट ऐसे डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकता कानून के लिहाज से। तो वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो अघोषित कानून होता है
ठीक उसी तरह से सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कावड़ के रूप में आप कहीं भी निकाल सकते हैं, और कावड़ जहां भी जाएगा आप और हम दोनों आतंकित होकर साइड में हो जाएंगे, क्योंकि हमने कावड़ छू दिया तो हमारा अपराध हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो धीरे धीरे एस्टैब्लिश करके कानून से ऊपर का जो एक तबका है वो देश में, जिसे आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, अलग अलग टर्म्स उसके लिए, लेकिन उसका एक दबदबा लगातार बढ़ रहा है। और इससे जितना हमें खतरा है उससे आप लोगों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि हमने एक उम्र कानून व्यवस्था के लिहाज से निकाल ली है। और जो अब यंगर जनरेशन है उसको कैंपसेस में, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो हुआ, जिस तरह से कॉलेज में जिस तरह से हिंसा हो रही है, और एक व्यक्ति आके एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दे रहा है, कैमरे में कैद हो जा रहा है, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में इतना टाइम लगता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे चैलेंज हैं, मुझे लगता है जो नौजवान पीढ़ी है उसके सामने बहुत तगड़ा है, क्योंकि नौकरी पाना, कैरियर में आगे बढ़ना और एक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन की गारंटी करना जितनी चुनौती हमारे लिए है, उससे बड़ी चुनौती आपके लिए। सावरकर ने तो साफ साफ लिखा है कि रेप को पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करते। जी जी, तो यही ये लोग कर रहे हैं। गुरमेहर कौर को जो रेप की धमकी दी गई, या जोगी का जो भाषण है कि कब्र से मुर्दों को भी उगाड़ कर बलात्कार, ये सब वहीं से तो है। देखिए ये तो बिल्कुल है। मैं खाली एक अंतिम बात अपना अनुभव बताती हूँ। मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मेरे यूट्यूब का नाम बेबाक भाषा है, लाइव में करती हूँ। अगर आप कभी जुड़िए तो आप देखिए, मुझे जिंदगी में इतनी गालियां कभी सुनने का सौभाग्य हासिल नहीं जितना अपने YouTube चैनल पे तकरीबन रोज, और इतने आपको मतलब कल्पना कितनी भयानक और डरावनी है जिस तरह से वो यौन हिंसा की बातें पब्लिक में आके YouTube पर करते हैं। कोई कहेगा यहाँ गोली मारेंगे, मतलब ये सबसे सभ्य गाली है कि आपको गोली मारेंगे, आपका रेप करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सबसे सभ्य गालियां हैं जो हमें रोज मिलती हैं। बताओ पत्रकार, आपको किस तरह से हाउंड किया जाएगा, किस तरह से, उसमें वो डरावनी है। आपको लगेगा कि जो आप पोर्नोग्राफिक फिल्म्स देख रहे हैं, जिस तरह से आप रेप फिल्म्स देखते हैं, उसका जो मार्केट है वो आज पब्लिक में आकर महिलाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। और ये एक बहुत डरावनी हकीकत हमारी तारीख में है कि इस समय बहुत आम है किसी भी महिला के लिए रेप, यौन हिंसा, बर्बर यौन हिंसा। मतलब मैं तो अपने बता रही हूँ कि इतनी उम्र हो गई, मैं 50 क्रॉस कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी गालियां होती हैं, इस तरह के धमकियां दी जा सकती हैं, अभी तक कभी नहीं सुना था जितना पिछले 2-2.5 साल में अपना प्लेटफॉर्म जब से शुरू किया। उसमें मैं तकरीबन रोज सुनती हूँ, रोज ब्लॉक करती हूँ, व्हाट्सएप नंबर्स ब्लॉक करते हैं हम। लेकिन आप सोचिए कि कितनी भयानक हिंसा है। कई बार लगता है कि जैसे हम महिलाएं हिंसा के ही दलदल में जी रहे हैं, कुछ ऐसे पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब डरावना सीन है इस समय जो हिंसा है, और खासतौर से वो पॉलिटिकल हिंसा है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से सहमत नहीं है, हमारे विचार से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि हम उनके गुलाम नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। और एक स्वतंत्र महिला सबसे ज्यादा उनकी नींद खराब करती है। और मुझे लगता है, मुझे इस बात में खुशी भी होती है कि ठीक है, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब है, कमबख्तो खराब रहे, मैं तो खराब